हेलो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर श्वसन तंत्र स्टार्ट किया था। हम लोगों ने देखा था कि श्वसन तंत्र को हम कितने पार्ट्स में पढ़ते हैं, 3 पार्ट में। ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र और मांसपेशियां। मांसपेशियों में हमने 2 भागों को रखा था, वो थी हमारी क्या, डायफ्राम और अंतरापरूषक पेशियां, जो कि बाह्य और आंतरिक 2 प्रकार की होती है, राइट। फिर उसके बाद हमारा आता है निचला श्वसन तंत्र, जिसमें हम श्वास नली और फेफड़े को पढ़ेंगे, है ना। और ऊपरी श्वसन तंत्र जिसमें 3 हिस्से होते हैं, नासिका, दूसरा ग्रसनी और तीसरा स्वर यंत्र। इसके बारे में हम लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ना है। तो क्या क्या हम लोगों को इसके अंदर जो जो पार्ट आएंगे और क्या क्या ब्रीफली हम लोग इस टॉपिक को लेकर चलेंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र है, जिसके अंदर हमको 3 हिस्सों को पढ़ना है, नासिका को पढ़ना है, ग्रसनी को पढ़ना है और स्वर यंत्र को कंटिन्यू करना है। ठीक, तो देखो, जो श्वसन तंत्र है उसका मुख्य जो भाग होता है वो तो फेफड़े होते हैं, यानी मुख्य अंग जो होता है श्वसन तंत्र का वो फेफड़े होते हैं। लेकिन बाकी जो अंग बचते हैं वो श्वसन मार्ग का निर्माण करते हैं। आ रही बात समझ में? श्वसन मार्ग या नासा मार्ग हम कहते हैं, उसका निर्माण करते हैं जो बाकी हिस्से बचते हैं श्वसन तंत्र के, रेदर देन जो लंग्स जो होते हैं हमारे या जो फेफड़े होते हैं उनके अलावा। तो सबसे पहले हम लोग हमारा लेते हैं ऊपरी श्वसन तंत्र। उसमें जो पहला पार्ट आता है वो होता है हमारा नासिका, मतलब जो ऊपरी श्वसन तंत्र का जो पहला हम पार्ट पढ़ते हैं वो हमारा नाक होता है, ठीक है। तो ये हमारे श्वसन तंत्र का पहला हिस्सा होता है, ठीक है। अब जो नासिका होती है वो नासा छिद्र उसमें पाए जाते हैं। इन नासा छिद्रों के द्वारा वायु क्या करती है, हमारे नासा मार्ग में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। बोला ना मैंने कि जो फेफड़े होते हैं उनको छोड़ के जितना भी भाग होता है वो श्वसन मार्ग का निर्माण करता है। तो ये जो आगे चल के जो रास्ता होगा उसे हम नासा मार्ग कहेंगे, ठीक है। तो नासा छिद्र जो होते हैं वो कितने होते हैं, द्विछिद्रीय होती है ना। तो 2 छेद जो है वो पाए जाते हैं। फिर आगे चल के आप देखते हो ये खाली जगह पाई जाती है छिद्रों के अलावा। ये हिस्सा हमारा होता है नासा गुहा। अब जो नासा गुहा है वो 2 हिस्सों में बट गई, इधर दाई और इधर दाई और ये बाई, है ना। और ये डिवाइडेड होती है, ये झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये झिल्ली है एक और ये हड्डी है, उससे क्या होती है 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है नासा गुहा। मतलब ये जितना भी एरिया है ये नासा गुहा है, ठीक है। अब ये क्या है, एक मतलब ये आप देख रहे हो ये जो पट होता है जिसको हम बोलते हैं नासा पट, ये जो झिल्ली होती है उससे और ये हड्डी से क्या होती है 2 हिस्सों में डिवाइडेड होती है मनुष्य की नासा गुहा। बात समझ में आई? ठीक है। तो नासा गुहा जो होती है नासिका पट के द्वारा 2 हिस्सों में क्या हो जाती है, डिवाइडेड हो जाती है। मतलब आप ये नाक देख रहे हो तो यहाँ पे आगे तो झिल्ली और पीछे हड्डी है, तो ये जो छिद्र है उसके बाद का हिस्सा कितने हिस्से में डिवाइड हो गया, 2। तो नासा गुहा 2 हिस्सों में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। फिर नासा गुहा में उपस्थित 3 अस्थियां होती हैं। नासा गुहा में क्या होती है, 3 अस्थियां उपस्थित होती है। कौन कौन सी? एक तो नेजल अस्थि होती है, प्री मैक्सिला या मैक्सिला, और फिर होती है एथेमोइड। मतलब आप ये देखो कि ये ये इस तरीके से नासा गुहा है ना। तो अब क्या होगा, इस नासा गुहा की साइड, ये जो साइड दिख रही है आपको, ठीक है, यानी ये गुफा जैसे स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, तो इसका आधार भी होगा, ठीक है, इसकी छत भी होगी और इसके ये साइड वाले हिस्से भी होंगे, मतलब आगे की तरफ और इधर पीछे की तरफ। तो देखो, नासा गुहा के जो ऊपरी भाग होता है उसका निर्माण कौन करता है, नेजल अस्थि करती है। पहली अस्थि कौन सी है, नेजल। तो ये ऊपरी छत का निर्माण यानी पृष्ठीय भाग का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर आधार वाला हिस्सा जो है वो प्री मैक्सिला और मैक्सिला अस्थि से बना होता है नासा गुहा का। मतलब ये तो हमारी नेजल अस्थि बनेगी, यहाँ पर नीचे आधारीय भाग का निर्माण जो है प्री मैक्सिला मैक्सिला करेगा। और फिर जो साइड की सतह होगी, मतलब ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, और इधर साइड वाला जो हिस्सा होगा उसका निर्माण जो है वो एथेमोइड अस्थि के द्वारा किया जाता है। पार्श्व सतह का यानी साइड वाली निर्माण जो है वो एथेमोइड अस्थि के द्वारा किया जाता है। फिर आता है इन अस्थियों की आंतरिक सतह पर ऐसे घुमावदार अस्थियां होती है इस तरीके से, है ना। उन्हें हम कहते हैं टर्बाइनल अस्थियां। क्या बोला जाता है, टर्बाइनल अस्थियां घुमावदार होती है इस तरीके से। तो इन टर्बाइनल अस्थियों का कुछ काम होता है, वो काम क्या होता है, तो वायु का ताप नियंत्रित करना। सपोज हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है, मतलब कम है, मतलब सपोज करो 20 डिग्री है, तो वायु कैसी है, ठंडी। ठीक, हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री के लगभग।
तो ठंडी वायु को क्या करेगी, ये टरबाइन अस्थियां हमारे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करेगी, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार करेगी। और सपोज करो बाहर ज्यादा मतलब गर्म है तो वायु का तापमान भी ज्यादा होगा, तो उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ताप नियंत्रण का काम करती है। प्लस वायु जो होती है उसको नम बना के रखती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके अंदर इन अस्थियों के बीच में एक कला पाई जाती है जिसको कहा जाता है घ्राण कला। वो घ्राण कला चीजों को सूंघने में क्या करती है, मदद करती है। हमारे ज्ञानेंद्रिय में आती है ना नाक, ज्ञानेंद्रिय क्या काम करती है, हमें ताप हो गया, हमारे को प्रकाश यानी विजन जो हो गया, उन सब चीजों को कंट्रोल करता है। तो नाक भी एक ज्ञानेंद्रिय जो हमें सूंघने में क्या करती है, मदद करती है। तो घ्राण जो झिल्ली होती है या घ्राण जो कला होता है उसके माध्यम से हमको सूंघने में क्या होती है, मदद मिलती है। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, इस नासा गुहा में आप देखते हो बाल भी पाए जाते हैं नाक के अंदर, है ना, और चिपचिपा तरल भी होता है। श्लेष्मा जो पाई जाती है उसका काम क्या होता है, तो ये श्लेष्मा जो है और ये जो बाल है, जो वायु आप अंदर ले रहे हो, इस जो वायु आपने ग्रहण की है उस वायु के अंदर कोई सूक्ष्म कण हो गए, बैक्टीरिया हो गए, मिट्टी के कण हो गए, पराग कण हो गए, कुछ भी चीजें होती है उनको क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ताकि वायु छन जाती है और वो छन कर क्या होती है, नीचे जाती है, आगे की वायु जो हमारे मार्ग होते हैं उनमें जाती है, उससे हम कई बीमारियों से क्या होते हैं, बचे रहते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं वो किसके होते हैं, हमारी नासा जो गुहा होती है उसकी वजह से होती हैं। और इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है टर्बाइनल अस्थियों की वजह से। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आता है, अब देखो आपका मुख जो होता है, मुख होता है उसे भी हम क्या करते हैं, द्वितीय श्वसन अंग के अंदर इंक्लूड करते हैं। रीजन कभी कभी क्या होता है, आपकी जैसे नाक ब्लॉक हो जाता है जुकाम के टाइम, क्योंकि ये जो टर्बाइनल अस्थियां होती है वो स्वेल कर जाती है, सूज जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, श्लेष्मा का स्त्रवण जो होता है वो बढ़ जाता है और उस कंडीशन को हम जुकाम के देते हैं, है ना। ये जो कलाएं होती है, जो झिल्ली होती है नाक की, यही जो होती है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, टेम्परेचर के अंदर अंतर हो जाता है, मतलब बाहर से ठंडी वायु ज्यादा अंदर चली गई है तो उस वजह से वो झिल्ली सूज जाती है और अत्यधिक श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, उस कंडीशन को हम जुकाम के देते हैं, है ना। तो जो जुकाम होता है उस समय आपका श्लेष्मा की वजह से नाक का जो नासा मार्ग है हमारा, वो क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, है ना। मतलब वो मार्ग जिससे वायु अंदर जा रही है, हमारे श्वसन तंत्र में जा रही है, वो मार्ग हमारा नासा मार्ग कहलाता है। पहले नासिका से शुरू हुआ, फिर नासा गुहा में, और जो वायु वो कंटिन्यू जा रही है और जिस मार्ग से जा रही है उसे हम नासा मार्ग ही तो कहेंगे। तो नासा मार्ग जो होता है उसे जब वायु नहीं आगे ट्रांसफर हो पाती, तो ऐसा तो नहीं है जुकाम के टाइम हम सांस नहीं लेते, आपको पता है मुंह अधिकतर खुला रहता है, तो मुंह जो होता है वो वायु को अंदर लेने का काम करता है। इसलिए द्वितीय जो अंग होता है वायु ग्रहण करने वाला, वो हमारा मुख होता है। तो देखो वायु अगर नाक से ली गई है तो नासा गुहा में जाएगी, नासा गुहा के बाद इसके जो पृष्ठीय भाग होता है, इसका पीछे का जो हिस्सा होता है वो भाग हमारा क्या कहलाता है, नासा ग्रसनी। नासा गुहा के बाद आने वाला भाग नासा ग्रसनी। मुख से हम वायु लेंगे, मुख गुहा में आएगा, क्योंकि जो ओष्ठ होते हैं उसके बाद क्या होती है, जहां दांत वगैरह पाए जाते हैं वो हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, मुख गुहा। तो मुख गुहा के बाद जो हिस्सा होता है ग्रसनी वाला, वो मुख ग्रसनी कहलाता है। नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी के नीचे कौन सा हिस्सा आता है, अधोग्रसनी। अधो मतलब आधार, ठीक है, तो अधोग्रसनी होती है। तो ये तीनों मिलाकर क्या कहलाते हैं हमारे, ये कीप जैसी स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये हमारी क्या कहलाती है, ग्रसनी कहलाती है, जो कि हमारे ऊपरी श्वसन तंत्र का क्या है, जो सेकंड पार्ट है वो है। आ रही है बात समझ में। तो ये जो अधोग्रसनी होती है वो पाई जाती है। फिर उस अधोग्रसनी के जो लास्ट वाला हिस्सा होता है वहां पर एक जो है उपास्थि से बनी हुई संरचना होती है जिसे हम कहते हैं स्वर यंत्र, जो कि हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र का क्या है, तीसरा पार्ट है। तो यहाँ पर आप अधोग्रसनी देख रहे हो, अधोग्रसनी जैसे ही समाप्त हुई तो अधोग्रसनी के एंड सिरे पर यहाँ पर इस तरीके से एक जो संरचना पाई जाती है वो पाई जाती है। ठीक है, पाइप जैसी स्ट्रक्चर, इसके दो हिस्से डिवाइड हो जाते हैं, दो हिस्से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आगे वाला जो होता है वो तो हमारा घाटी द्वार कहलाता है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एपिग्लोटिस पाया जाता है, और जो ये जो घाटी द्वार होता है ये आगे चलकर इससे पीछे जो है
वो श्वास नली इससे जुड़ी हुई रहती है। आ रही है बात समझ में? घाटी द्वार के बाद क्या आ जाएगी आपके? श्वास नली आ जाएगी। और इस जो श्वास नली उसके अग्र हिस्से पर हमारा क्या पाया जाता है? स्वर यंत्र। और पीछे की तरफ हमारी क्या पाई जाती है? आहार नाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आहार नाल पीछे की तरफ पाई जाती है। और ये जो श्वास नली होती है उसके अग्र सिरे पर, यानी सपोज ये श्वास नली है, मैं पीछे आहार नाल को नहीं लेके चल रही हूँ, पीछे की तरफ आहार नाल होती है और आगे की तरफ जो पाइप होता है, यानी आपकी अधोग्रसनी आते ही दो अधोग्रसनी एंड से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। आगे तो होगी श्वास नाल और पीछे की तरफ होगी आहार नाल। आहार नाल में क्या जाएगा? भोजन। और श्वास नाल में क्या जाएगा? वायु। तो ये जो श्वास नाल होती है इसके आगे वाले सिरे पर हमारा स्वर यंत्र क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, तो अब स्वर यंत्र क्या होता है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, कौन कौन सी उपाधियां प्रेजेंट होती है, वो हम लोग पढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा स्वर यंत्र होता है वो कैसे होता है। तो अभी हम लोगों ने देखे है कि जो ग्रसनी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? नासा ग्रसनी जो नासा गुहा के बाद आता है, मुख ग्रसनी जो मुख गुहा के बाद आता है, और अधोग्रसनी इन दोनों के थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अब इस अधोग्रसनी के नीचे वाला हिस्सा जहां पर स्वर यंत्र पाया जाता है उसे कंठ ग्रसनी के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज ध्यान रखना, उसे क्या बोला जाता है? कंठ ग्रसनी। किसका? अधोग्रसनी का वो हिस्सा जहां पर स्वर यंत्र पाया जाता है। तो अधोग्रसनी में क्या होता है, जैसे ये अधोग्रसनी है, ठीक है, तो इसके यहाँ पर नीचे वाला जो पृष्ठीय सतह आती है, मतलब इतना मान के चलो, यहाँ पर क्या होता है? 2 छेद पाए जाते हैं इस तरीके से। आगे वाला कहलाएगा घाटी द्वार और पीछे वाला कहलाएगा निगल द्वार। पीछे वाला क्या कहलाएगा? निगल द्वार। और ये आगे वाला क्या कहलाएगा? घाटी द्वार। ठीक है, घाटी द्वार जो है उसमें आगे चलकर जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर बनेगी वो होगी हमारी श्वास नली। समझ आ रहा है? और ये जो पीछे वाला ढक्कन है, जो छिद्र है, उसको हम क्या कह रहे थे? निगल द्वार। निगलना, खाने को निगलते हैं ना, तो निगल द्वार। तो यहाँ जिससे जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर निकलेगी वो हमारी ग्रास नली होगी। पढ़ाया हमने पाचन तंत्र में, समझ में आ गया? अब इन दोनों के बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। पढ़ा है? एपिग्लोटिस का क्या काम होता है? ढक्कन जैसी स्ट्रक्चर, कि जैसे ही हम क्या करेंगे? खाना लेंगे, तो ये ढक्कन किसको बंद कर देगा? इस घाटी द्वार को, इसको ढक देगा, इस खड्डे को, ताकि भोजन कहाँ नहीं जाए? श्वास नली में नहीं जाए। भोजन कहाँ जाए? सीधा ग्लास नली में जाए। तो ये एपिग्लोटिस इन दोनों के बीच में पाया जाता है। तो ये जो श्वास नली होती है, इस श्वास नली के आगे वाले हिस्से में रूपांतरित होकर, यानी ये जो श्वास नली का आगे वाला हिस्सा है वो ही अपनी स्ट्रक्चर चेंज करता है। रूपांतरित होने का मतलब अपनी संरचना में परिवर्तित करता है। और किसका निर्माण करता है? स्वर यंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, अब स्वर यंत्र है उपास्थि से बनी हुई संरचना है। उपास्थि और अस्थि में डिफरेंस हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, उपास्थि और अस्थि में क्या डिफरेंस है? अस्थि जो होती है वो तो कैसी होती है? कठोर, जो हमारी हड्डियां होती है वो बनी होती है। और उपास्थि कैसी होती है? मुलायम होती है, जैसे कान का ये पिन्ना वगैरह, जिसमें क्या होती है? लचक होती है। तो ये उपास्थियों से बना होता है। 4 उपास्थियां होती है। उपास्थियों की संख्या कितनी है? 4, लेकिन प्रकार कितने हैं? 3। आ रही बात समझ में? 3 प्रकार कौन कौन से? थायराइड या अवटु कहते हैं इसको, उपास्थि, ध्यान रखना ग्रंथ। फिर आता है क्रिकोइड, यानी मुद्रिका के नाम से जानते हैं हिंदी में। और तीसरी है एरिटेनॉइड, इसको दर्विकाप जो है उसके नाम से जाना जाता है। थायराइड जो है उसकी संख्या कितनी हुई? 1। क्रिकोइड की संख्या कितनी हुई? 1। और एरिटेनॉइड की संख्या होती है कितनी? 2। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? 4। प्रकार 3, लेकिन संख्या कितनी? 4। तो 4 उपास्थियों से मिलकर बनी होती है। देखो कहाँ कहाँ होता है, बीच में आप ये एपिग्लोटिस देख रहे हो, ये आपको दिख रही है कंठ अस्थि। यहाँ पर हमारे जो हड्डी होती है पाई जाती है जिसे हम कहते हैं कंठ अस्थि, तो वो हड्डी हो गई। उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हो आपको, ये थायराइड आपकी उपास्थि है वो प्रेजेंट है। और इसके अंदर इस तरह से ये जो आपको दिख रहा है, इन्हें थायराइड स्नायु के नाम से जाना जाता है। फिर ये सेकंड एरिटेनॉइड संख्या में कितनी होती है? 2। तो ये पहली और ये दूसरी। और नीचे यहाँ पर आपको दिख रही है ये क्रिकोइड होती है। समझ आ गया? तो ये जो है आपके इस तरीके से स्वर यंत्र जो है उसका क्या होता है? निर्माण होता है। अब
ये जो आपको थायराइड ग्रंथि थायराइड उपास्थि देख रहे हो और ये एरिटेनॉइड जो होती है उसके बीच में इस तरह से गुहा जैसे स्ट्रक्चर होती है और इन गुहा में जैसे ये मान लो सपोज ये इस तरीके से नहीं ये हमारी जो है उपास्थि है तो इसको मैं मान लूं कि ये थायराइड उपास्थि है ना ये इस तरीके से ये कौन सी उपास्थि है थायराइड। अब इसके बीच में इस तरीके से रज्जु यानी ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है एक तो एरिटेनॉइड में पाई जाती है और एक थायराइड में पाई जाती है ना इस तरीके से बीच बीच में जो स्वर रज्जु होते हैं वो पाए जाते हैं। दो तरीके के स्वर रज्जु पाए जाते हैं कौन से हैं उनको हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर अभी हम लोग बात कर रहे थे कि जो थायराइड होती है और एरिटेनॉइड जो अस्थि होती है उसमें क्या पाए जाते हैं स्वर रज्जु पाए जाते हैं। थायराइड तो ये वाली हो गई और क्रिकोइड ये वाली होगी ठीक है। तो अब ये जो मान लो थायराइड है तो इसके अंदर आप ये जो गुहा जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो ना इसको हम बोलते हैं कंठ कोश। क्या बोलेंगे कंठ कोश। और इसमें क्या पाए जाते हैं इस तरीके से रज्जु पाए जाते हैं जो कि दो जोड़ी होते हैं मतलब टोटल कितने होते हैं चार होते हैं ना। तो अग्र इनका नाम क्या है अग्र या कूट रज्जु दूसरा है पश्च या वास्तविक रज्जु। वास्तविक रज्जु जो होते हैं लचीले सफेद और क्रियाशील होते हैं इनमें कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। और अग्र जो होते हैं यानी आगे वाले जो होते हैं उन्हें लचकहीन गुलाबी और अक्रियाशील रज्जु कहा जाता है। और ये क्या करते हैं इन आगे वाले यानी ये जो पश्च वास्तविक रज्जु हैं उनको ये आगे वाले रज्जु क्या करते हैं सहारा प्रदान करते हैं मजबूती प्रदान करते हैं। आप अंदर सांस लेते हो और वायु को वापस ऊपर की तरफ फेंकते हो तो ये जो ध्वनि जो हमारा वास्तविक रज्जु होते हैं या पश्च रज्जु होते हैं इनके अंदर जो है वो क्या होती है कंपन्न होती है और कंपन्न की वजह से क्या होता है ध्वनि जो होती है वो उत्पन्न होती है। आप अगर वायु ज्यादा वेग से लोगे तो तेज आवाज आएगी वायु का वेग अगर कम होगा तो ध्वनि कैसी होगी लो पिच वाली होगी कम होगी आवाज ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये हमारा जो ऊपरी श्वसन तंत्र है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा निचला श्वसन तंत्र जिसमें हम श्वास नली का विभाजन कैसे होता है वो पढ़ेंगे और फेफड़े जो है उनकी संरचना पढ़ने वाले